सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है चंद्रयान 3 लॉन्च एक्सप्लेन व्हाई इंडिया वांट्स टू गो टू द मून। अभी एंड न्यू की वीडियो है जी, और ये वीडियो लॉन्च होने से पहले की है, तो ये सिर्फ डिटेल के लिए जो है, हमें भी पता चले उसके लिए है। और अभी देखते हैं कि इंडिया मून पे मतलब क्या करने जा रहा है। और बाकी जो लॉन्च हो चुका है वो पिछली वीडियो भी हमने कर दी है, और फिर भी तो लेकिन ये है कि हमें सिर्फ ये है कि एक्सप्लेन जो उन्होंने किया है वो देखते हैं। अभी आप भी हमारे साथ मिलकर देखें और एंड पे जो है रिव्यू देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है, और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करो ना। स्पेस में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत की स्पेस जर्नी आप तक पहुंचाना काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, कोडिंग इन्वेडर्स। जैसे इसरो भारत को स्पेस के शिखर पर पहुंचाना चाहता है, कोडिंग इन्वेडर्स आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। डेटा एनालिस्ट ये एक काफी हाई डिमांड और हाई पेइंग जॉब बन चुका है, क्योंकि हमारी सारी दुनिया डेटा ड्रिवन बन गई है। चाहे वो ई कॉमर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी फील्ड, डेटा एनालिस्ट की जरूरत हर फील्ड में है। आप भी इस हाई डिमांड और हाई पेइंग वर्ल्ड का हिस्सा बन सकते हैं कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। अगर आपका बैकग्राउंड टेक में नहीं है या फिर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट कोर्स ऐसे ही लोगों के लिए बना है जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए भी है और उनके लिए भी जो अपने करंट जॉब प्रोफाइल से खुश नहीं है, क्योंकि जॉब सिर्फ जॉब नहीं, एक करियर होना चाहिए जहां आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो। कोडिंग इन्वेडर्स में आपको वन-ऑन-वन मेंटरशिप के साथ ये भी सिखाया जाता है कि खुद को इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बनाएं, सीवी कैसे बनाएं। कोडिंग इन्वेडर्स के मॉक इंटरव्यूज के साथ आप आपके ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इनका जॉब असिस्टेंस बैच Amazon, Philips, ZTV, Deloitte जैसे कंपनीज में काम करने वाले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। कोर्स खत्म होने पर आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जो आप आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को दिखा सकते हो। What's more, हमारे लॉयल व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर है। AN27 कूपन को यूज कीजिए और 27% एडिशनल डिस्काउंट पाइए। So hurry up, take your career to the moon. Click on the link in the description. In Scratch to Employment Patch. Chapter 1. चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए।
प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2 व्हाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इंप्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2 पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4 लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3 इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या UAE परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए। हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे
अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना के नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ओडिशा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं। और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक multi-billion dollar इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही $24 बिलियन की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। He is known as the father of Indian space program। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने उन्हें कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत। ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो करना ना भूलिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स। इस कूपन को यूज कीजिए और एडिशनल डिस्काउंट पाइए और जॉब असिस्टेंस बैच को ज्वाइन करके अपने करियर को एक टेक बूस्ट दीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आपका तो पता नहीं, लेकिन कभी भी मैं इसरो के किसी नए लॉन्च या फिर नए अचीवमेंट के बारे में सुनता हूँ तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि हर सक्सेस के हीरोज हमारे ये साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग नहीं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी है, बाधाएं हैं, बजट कम और प्रॉब्लम्स कई ज्यादा। हम वही भारत देश हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वही भारत देश हैं जिसके लिए स्काई एक लिमिट नहीं, एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़कर हम आने वाला कल सुनहरा बना सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की इंस्पिरेशनल कहानी सुनने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसके बारे में काफी बढ़िया वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, यहाँ पर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वाह जी वाह, पूरी डिटेल इन्होंने दी है। यकीन करें अभी जो है वो समझना आसान हो चुका है इसरो के ये चंद्रयान 3 के मिशन को लेके। लेकिन अभी तक तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये वीडियो पहले थी, लेकिन डिटेल के लिए हमने देखी है और डिटेल बहुत अच्छी दी है, आसान तरीके से दी है और समझने में काफ़ी आसानी हो चुकी है कि उस पर कम खर्चा भी आ रहा है चंद्रयान 2 से। और उसमें आर्बिटर नहीं है, अभी सिर्फ रोवर है और लैंडर है और वो जो है वज़न भी ज़्यादा लेके जा सकता है। और ये भी एक बड़ी बात है कि बारिश स्टार्ट हो गई है हमारे बाहर और माशाल्लाह देखें ये मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 ने ऊपर से जो है ना वो पानी फेंका है और सब कर रहा था। और बाकी ये है कि अपना बारिश की तरफ ही हमारी भी सैटेलाइट हो तो वीडियो तो हमें भी पता होता है कि बारिश भी हो रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो बड़ी गर्मी थी, तो अभी बारिश हो रही है, तो इसलिए जो है ना दिल खुश हो जाता है और देख के ये वाला
सीन। और बाकी वीडियो की बात करते हैं तो काफ़ी कम जो है वो खर्चा भी आया इस दफ़ा, और वज़न भी ज़्यादा लेके जा सकता है, और आर्बिटर भी नहीं है, सिर्फ लैंडर है। वो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लैंडर जाएगा और फिर रोवर जो है वो बाहर अपना काम करेगा। और अगर जो लोग कहते हैं कि जैसे इन्होंने कमेंट दिखाए कि गरीबों पे लगा सकते, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि गरीबों पे लगा सकते हैं, गरीबों पे लगा सकते हैं ये सारा 600-650 करोड़ पे, तो वो गरीबों के लिए कर रहे हैं। और जाहिर है कि इंडिया अपने लिए कर रहा है। इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच जाता है अगर उसको वहाँ पे, जो कि अल्लाह खैर करे कि पहुंच जाएगा और लैंडर सेफ हो जाएगा, तो अगर वहाँ पे पहुंच जाता है और मिनरल्स वगैरह ये जो भी खजाने वगैरह हैं वो ढूंढ लेता है, तो फिर सोचें कि इंडिया की जो है वो जो मईशत है वो कहाँ तक जाएगी और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इंडिया को। और सभी दुनिया में पूरे लोगों के लिए जो है वो ये फ़ायदे के लिए होगा। और लेकिन इंडिया को जो है वो ज़मीन से आसमान तक ले जाएगा ये मिशन, और इसलिए ऐसे मिशन को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे मिशन का साथ देना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट का भी साथ देना चाहिए ऐसे मिशन को लेके, क्योंकि ये इंडिया की तरक्की है। इसमें अगर ये कामयाब हो जाता है तो इंडिया की बाकी बहुत तरक्की है। और पानी जो है वो वहाँ पर कुछ झीलों की, ये नहीं है कि नहरें बह रही होती हैं उधर या दरिया बह रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि पानी दरिया कर लिया है तो वो नहरें बह रही हैं, वही जैसे उन्होंने इसमें बताया कि छोटा सा एरिया बताया कि उसमें टन के हिसाब से पानी हो सकता है, तो वो क्रिस्टल शेप में भी हो सकता है या किसी और शेप में भी हो सकता है पानी। तो बाकी ये है कि अगर पानी ज़ाहिर उन्होंने दरियाफ्त किया है पहले इंडिया ने, और अभी बाकी मिनरल्स भी अगर वहाँ पे जाके दरियाफ्त कर लेता है इंडिया, ढूंढ लेता है और उनको ज़मीन पे लेके आ जाता है, तो वो तो एक इंडिया की कामयाबी हो जाएगी। और उसके बाद आने वाले वक्त में जो है वो इंडिया वहाँ पे अपने एस्ट्रोनॉट भेज के अपनी कॉलोनी बना सकता है, तो ये भी बड़ा फ़ायदा है। और आगे जो है अगले शहरों में पहुँच सकता है, तो पहला कदम होगा। बिल्कुल। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी और पूरी डिटेल उन्होंने दी है, मज़ा भी आया वीडियो देख के और इन्जॉय भी किया, और बात भी समझ आ चुकी है कि मून पे क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या करेगा फिर वहाँ पे जाके। मज़ा आया वीडियो देख के, इन्जॉय किया जी बिल्कुल जी। वीडियो तो अच्छी भाई साहब ने क्रिएट की है। बाकी यार 3D इसमें मैंने एक देखी है कि ये समझ नहीं आ रही थी कि चांद कैसे मतलब ये स्ट्रगल कर रहा है कि जिस पे एक साइड इसकी पे मतलब वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो वो 3D के देखे अगर कुछ लाके बताते हैं जहाँ पे दिन ही रहता है रात। जी बिल्कुल, वही मैंने भी 3D देखने की, जब घूमती है ना तो उस जगह पे वो सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती रहती है। वही बात है, यहाँ पे डार्क स्पॉट है, कहीं पे आप समझ लें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वक्त भी। अभी देखो इसमें ज़मीन की रोटेशन इस तरह की है कि कुछ लाइट पड़ती है कुछ नहीं पड़ती, वो साइड से घूम के उसी रोटेशन में घूमती है। वो नहीं, ये जो जाएंगे ना ये साइंसदान जाएंगे देखेंगे कि जो मून है ना वो एक तरफ ही क्यों घूम रहा है, वो फुल क्यों नहीं घूम रहा है। इसमें भी रिसर्च होगी ना, वो भी रिसर्च करेंगे, जानते हैं उसी जी हाँ, तो वो भी होगा। डार्क साइड को सर्च करना चाहते हैं वहाँ पे लैंड करके, वहाँ पे क्या है कि वो अंधेरे में वो जो जगह छुपी हुई है हमेशा, उसमें क्या है, क्या चीजें जो हो सकता है, मेरे को नहीं पता था, हो सकता है लास्ट वीडियो में बताया कि अमेरिका करना चाहता है इसके ऊपर। उधर हाँ, ये भी बस इस वीडियो में ये भी बताया है कि उधर जो है ना मतलब वाकई रिसर्च करनी चाहिए कि उस बैक साइड में क्या है, तो उसमें हो सकता है बहुत कुछ हो। पर मैं देख रहा हूँ कि अगर उस साइड में कुछ ज़्यादा होता तो अमेरिका या रशिया ये मुल्क उस मतलब ये कह लेना जैसे हीरे जवाहरात होते हैं, जैसे मतलब ऐसी कोई भी मतलब दाद जो हो जो इस यहाँ लेके आ जाए, हाँ, तो वो मतलब उसमें चांस कम है। अगर होता तो अमेरिका अभी तक कब का चला जाता। कोशिश उसने बहुत की है अमेरिका ने वहाँ तक पहुँचने के लिए, भी कामयाब नहीं ना हो पा रहा, इसलिए तो। पर मेरा ख्याल है उसमें कुछ ऐसा खजाने मेरे ख्याल नहीं होंगे, तो बस वही बस्तियां बसा के हो सकता हो, बस्तियां बसा के आगे जाने की। हीरे जवाहरात तो चलो मान लिया, लेकिन बाकी चीजें जो हैं ये जिन्होंने बताई हैं जी जी वो तो हो सकती हैं, वो तो हो सकती हैं। बाकी इसमें है कि आगे स्पेस में जाने के लिए कुछ आसानी हो जाएगी। ये एक हमको रास्ते में एक जगह मिल जाएगी ऐसी जहाँ बहुत कुछ इससे इधर भी जाकर रिसर्च करके आगे बढ़ने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो इसमें बड़ी बात है इंडिया कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा मिशन है। बाकी यार ये बातें तो होती रहती हैं, हर कोई मतलब क्रिटिसाइज करता है लोगों को, बाकी इतना नहीं है। इंडिया यार इधर भी तो पैसा खर्च कर रहा है, उन्हें इस वीडियो में इन्होंने बताया कि गरीबों के लिए और इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, तो ये हला का सफ़र भी करना चाहिए। इसमें इंडिया का भी बोल रहे हैं फ़ायदा है और दूसरी कंट्रियों के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बाकी यह है कि अपने दुश्मन भी होते हैं, जैसे चाइना इंडिया की दुश्मनी है, तो नज़र रखने के लिए और बेहतर मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ से दरियाफ्त हो सकती है और बेहतर इसमें काम हो सकता है। तो इसमें यार क्रिटिसाइज करने वाले करते रहते हैं। इंडिया ठीक है अपने
कोशिश कर रहा है बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए आगे हर मतलब जो भी कदम उठाना जा सकता है वो इंडिया जो उठा रहा है तो बहुत हद तक कामयाब है। बाकी पिछला मिशन जो है ना बहुत देखो बोल रहे हैं कि 0.5 किलोमीटर तक रह गया था, तो ये कोई अभी थोड़ा सा मतलब रह गया, कह लो कि आखिरी कदम है, इंशाल्लाह इंडिया ने वो उठा लिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडिया इसमें कामयाब होगा और आने वाला वक्त एक इंडिया को सुनहरा दौर बन सकता है इस मिशन से। आई होप ये जो है ना इंडिया ये कर जाएगा इंशाल्लाह, तो इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा इंडिया को भी, इंशाल्लाह दूसरी कंट्रियों को भी। ज़बरदस्त वीडियो थी जी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और जो लैंडिंग का उन्होंने बताया कि किस तरह वो लैंडिंग हो नहीं सकी और वो कितने किलोमीटर दूर लैंडिंग होगी, क्योंकि चांद पे उन्होंने कहा सतह जो है हमवार नहीं है, सीधी नहीं है, उस पर वो गिरते रहते हैं, वो पत्थर जो हैं उन्हें एस्ट्रॉयड बोलते हैं मेरे ख्याल में, वो गिरते रहते हैं, उनसे गड़े बन जाते हैं बहुत बहुत बड़े, और वो निशान आपको नज़र भी आते हैं। उम्र आप देखें थोड़ा जूम करके, जितनी भी तस्वीरें देखी उसमें नज़र आए होंगे, तो वो गिरते हैं वहाँ पे, तो गिरते रहते हैं उस वजह से कई जगह पे गहरी है जगह, कई जगह पे थोड़ी ऊंची है, और उस वजह से वो भी प्रॉब्लम हुई है, और इनके वो मशीनरी में जो मेन मशीन थी उसमें भी प्रॉब्लम थी, उसको भी लैंड करने में प्रॉब्लम हुई है। तो इस वक्त उन्होंने ये चीज़ें जो है इनको ध्यान में रखा है, क्योंकि गलतियाँ होती हैं तो गलतियों से बंदा सीखता है, और उन्होंने इस चीज़ को अभी रिजॉल्व किया है, और लेट्स सी अभी उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है, और ये जब जैसे जैसे नज़दीक जाता जाएगा वैसे वैसे दिल की धड़कनें तेज़ होती जाएंगी। हमें तो देख के वो चीज़ होता है कि यार इतने पैसे लगे हुए हैं, हमने किसी चीज़ पे थोड़े बहुत ही इन्वेस्ट किए हों, लेकिन हमें होता है कि यार वो कामयाब हो जाए, वो चीज़ जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया वो चीज़ की कामयाबी हो, वो फ़िक्र होती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मिशन है, पूरी दुनिया की नज़र है इस पर, और ख़ासकर उन मुल्कों की नज़र है जो आपके मुखालफिन हैं और दुश्मन मुल्क हैं, तो वो आपको देख रहे हैं और बड़ी सख्ती से देख रहे हैं, और वो तो बिल्कुल बैठे हुए हैं कलम लेकर, और हाथ उन्होंने सीधे किए हुए हैं, सिर्फ आपने गलती करनी है और उन्होंने उंगली का इशारा करना है बस, कि मतलब वो आपको उंगली करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए। लेकिन यह है कि एक सही कदम और आप उनकी नज़रों से आप उनसे बहुत ऊपर चले जाएंगे, और ये एक और कदम होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो है हर चीज़ में तरक्की कर रहा है, और ये फील्ड रह गई थी, और हमेशा नासा का डंका बजता रहा है, नासा का सुनते रहे हैं, और जहाँ पे बुक्स में भी लिखा हुआ है, इधर उधर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे पढ़ा नासा का ही है कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने स्पेस में ये कर लिया। और ये टेक्नोलॉजी जो होना ज़रूरी है, अभी टेक्नोलॉजी थी तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कि फ़लाँ जगह पे साइक्लोन आ रहा है, फ़लाँ जगह पे फ्लडिंग की सिचुएशन हो रही है, फ़लाँ जगह, तो पूरा सिस्टम जो है वो ऑलरेडी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। तो ये चीज़ें सहूलत के लिए हैं। और बाकी जहाँ पे मादनियात की बात रही कि कौन कौन से मादनियात वहाँ से निकलेंगे और वो उनको किस तरह कैप्चर करेंगे, अभी तो उन्होंने जैसे नासा ने किया था, मट्टी का सैंपल लेके आए थे, वहाँ पे उनको वो मशीनरी भी उन्होंने साथ भेज दी, और वहीं पे वो मशीनरी उस मट्टी को ले रही थी, और वहीं पे उसमें वो जो मादनियात थे वो उसको टेस्ट आउट कर रही थी, वहीं पे नासा टेस्ट कर रहा था। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर इंडिया में हो, पाकिस्तान भी जाए, तो ये चीज़ें ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस दौड़ में वो वैसे होना चाहिए, उनके मुकाबले की होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज को भी पता नहीं कितने घंटे लगते हैं या दिन लगते हैं नीचे आते हुए, मतलब ज़मीन पे। तो ये सिस्टम जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डेटा ट्रांसफ़र जब करना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उन्होंने कहा है ना कि चांद और ज़मीन के दरमियान इतना फासला कि बहुत सारे सियारे उसके दरमियान आ सकते हैं। तो लेकिन जब डार्क साइड की बात आती है तो अमेरिका ने एक मूवी बनाई थी, उस पर उन्होंने सैटेलाइट से बताया था कि हम कर रहे हैं डार्क साइड पे पूरी एक सेना तैयार कर रहे हैं, अपने अड्डे तैयार कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एटम बम जो है वहाँ से लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, और ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई मुल्क ये करता है तो समझे वो पूरी ज़मीन ही तबाह करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो होता है ना वो टेस्ट आउट ही होता है। तो आपको पता नहीं, टारगेट आपने हो सकता है कोई और मुल्क किया हो, अपने मुल्क पे ही आप अटैक कर दें तो वो वहीं पे जाके गिरे। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छे के लिए यूज़ होनी चाहिए, इन अ गुड वे। तो वीडियो अच्छी थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया देख के, क्योंकि वो बंदे भी साइंस से रिलेटेड हैं तो उनको भी मज़ा आ रहा था, और फुली डिटेल वीडियो उन्होंने दी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सैटेलाइट गई है ये अभी लैंड करेगी, और हम भी आप लोगों को मुबारकबाद देंगे, और वहाँ पे इंडिया में मिठाइयाँ बांटी जा रही होंगी, लोग एंजॉय कर रहे होंगे, फ़ख्र से सीने छोड़े होंगे जनाब, हैं।
क्या बात है जी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।